ज्ञान समाचार के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। लेखपाल रैपिड रिवीजन क्लास में आज का टॉपिक कंप्यूटर से है। तो कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर है ये कंप्यूटर मेमोरी। तो इस पे आज चर्चा होगी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसके आधार क्या हैं, तो इसका परिभाषा देखेंगे समझने के लिए कि कंप्यूटर में मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस होता है, यानी भंडारण स्थान होता है या डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। और जो इसकी मुख्य भूमिका है, यह निर्देशों को होल्ड रखने का काम करता है। सबसे छोटी इकाई हम देखेंगे तो सीपीयू की ज़रूरत के अनुसार मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है और एक बिट का हमेशा फ्लिप फ्लॉप के अंदर स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फ्लिप फ्लॉप ये क्या है। तो फ्लिप फ्लॉप इसके जो संरचना देखेंगे, यह एक सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट होती है। बाइनरी सिस्टम इसकी केवल दो स्टेट होती है, यानी 0 और 1। स्टोरेज क्षमता पर बात करेंगे तो इसका प्रयोग केवल एक बिट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यहाँ लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों एक बिट डेटा स्टोर रखते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फ्लिप फ्लॉप के चार प्रमुख कारण हैं। पहला है जेके फ्लिप फ्लॉप, दूसरा है आरएस फ्लिप फ्लॉप और तीसरा है डी फ्लिप फ्लॉप और चौथा है टी फ्लिप फ्लॉप। ये याद रखिएगा। चार प्रकार के होते हैं, जेके, आरएस, डी और टी। चार प्रकार के फ्लिप फ्लॉप होते हैं और दो स्टेट होते हैं 0 और 1। एक बिट की यह इंफॉर्मेशन क्षमता स्टोर करने की रखता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी का संपूर्ण वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन मैप में देखेंगे। तो कंप्यूटर मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेन में देखेंगे तो रैम होता है, रोम होता है। रैम दो प्रकार के दिए गए हैं यहाँ, एस रैम और डी रैम। रोम को देखेंगे तो प्रोम में देखा जाता है, ई प्रोम में और ई प्रोम में, यानी प्रोम, ई प्रोम और डबल ई प्रोम। वहीं रैम, एस रैम, डी रैम। और सेकेंडरी मेमोरी में देखेंगे तो सिक्वेंशियल एक्सेस होते हैं। इसमें मैग्नेटिक टेप होते हैं और ग्रामोफोन होते हैं। वहीं रैंडम एक्सेस में देखेंगे तो मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है और फ्लैश मेमोरी होती है। वहीं मैग्नेटिक डिस्क को देखेंगे तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होते हैं। ऑप्टिकल डिस्क देखेंगे तो सीडी, डीवीडी होते हैं। अब फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव होते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं। यानी सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार के हो गए। एक सीक्वेंशियल एक्सेस, उसमें देखेंगे तो एक मैग्नेटिक टेप हुआ और एक ग्रामोफोन हुआ। और रैंडम एक्सेस में देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार के, जो हार्ड डिस्क होती है और फ्लॉपी डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज़ होती थी। वहीं ऑप्टिकल डिस्क सीडी और डीवीडी होते, वो भी आज से 10 साल पहले यूज़ होता था। अब फ्लैश मेमोरी देखेंगे तो पेन ड्राइव आज के जीवन चार आम जनमानव में चलता है और मेमोरी कार्ड चलता है। मैग्नेटिक टेप किसे कहते हैं? मैग्नेटिक टेप आप पुराने होंगे तो पुराने देखेंगे कैसेट चलती थी, उसमें एक मैग्नेटिक टेप रहता था, उसी टेप को मैग्नेटिक टेप कहा जाता। ग्रामोफोन उससे पुराने थे। नेक्स्ट देखेंगे मेमोरी पदानुक्रम। तो इसको मेमोरी हायरार्की ट्रायंगल में देखेंगे तो लेवल 4 से देखना चालू करते हैं, यानी ऊपर जाने पर कॉस्ट जो है और स्पीड बढ़ती है। यानी अगर ऊपर आप इस हायरार्की में जाएंगे तो कॉस्ट और स्पीड दोनों यहाँ बढ़ती है, और वहीं नीचे आने पे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है और एक्सेस टाइम धीमा होता चला जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो लेवल 4 पे ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप होते हैं। फिर लेवल 3 में मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क होते हैं। लेवल 2 में मेन मेमोरी यानी डी रैम और रैम होते हैं। लेवल 1 में कैश मेमोरी जैसे एस आर एम देखेंगे। फिर सबसे ऊपर है ज़ीरो लेवल, उसमें सीपीयू रजिस्टर सबसे ऊपर है। कहने का अर्थ है कि कॉस्ट के मामले में ये हाई है और ये लो है। वहीं कैपेसिटी मामले में ये हाई है और ये लो है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है रजिस्टर, यानी सीपीयू का निजी और सबसे तेज टूल बॉक्स कहा जाता है रजिस्टर।
तो यह सीपीयू के बिल्कुल अंदर स्थित होता है। इसके जो कार्य हैं, सीपीयू डाटा प्रोसेस करते समय इसे टेम्पररी होल्ड रखने के लिए उपयोग किया जाता है, और यह सबसे महंगी, एक्सपेंसिव और सबसे तेज फास्टेस्ट मेमोरी होती है। निर्माण देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड रजिस्टर्ड, यानी यह फ्लिप फ्लॉप के समूह से बनती है। इसका जो साइज है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स और 64 बिट में उपलब्ध होती है। ये 4 प्रकार के बिट हैं, उनमें ये उपलब्ध होती है, 8, 16, 32 और 64। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रजिस्टर, यानी रजिस्टर कितने प्रकार के हैं। तो रजिस्टर नेम कुछ यहाँ दिए गए हैं, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस पता ये रखता है। MBR देखते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर्स, इनकमिंग आउटगोइंग डाटा स्टोर करता है और कॉपी भी करता है ये। AR देखेंगे, यानी एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो ये ऑपरेशन के बाद प्राप्त रिजल्ट को स्टोर करता है। PCR देखेंगे, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिव होने वाला है उसका पता बताता है। इनपुट आउटपुट रजिस्टर जो होते हैं वह डिवाइस, जैसे कीबोर्ड हुआ, यानी इनपुट और आउटपुट से डाटा लेने और देने का ये काम करते हैं। IO का मतलब हुआ इनपुट आउटपुट। डेटा रजिस्टर जो होते हैं वो ऑपरेशन के लिए इनपुट और वैल्यू लेने के काम आते हैं। टेम्पररी रजिस्टर जो होते हैं डाटा को कुछ समय के लिए टेम्पररी स्टोर करता है, ये कुछ समय इसको होल्ड किए रहता है। तो ये रजिस्टर के नाम है, इनके फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच का ये एक ब्रिज है। इसके जो CPU और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच यह स्थित होता है और रैम से डाटा लेकर CPU में हाई स्पीड से ट्रांसफ़र करता है। रजिस्टर के बाद सबसे तेज यानी लेस एक्सेस टाइम और महंगी ये होती है। अस्थायी ये मेमोरी होती है क्योंकि इसमें स्थायी डाटा स्टोर नहीं होती है, और उन ऑपरेशंस को जिनका CPU द्वारा बार बार फ्रिक्वेंटली उपयोग किया जाता है उसका ये स्टोर करती है। यानी CPU को बार बार वही ऑपरेशंस के लिए एक डेटा चाहिए, वो डेटा ये इसको प्रोवाइड करता रहता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी की महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो कैश मेमोरी को बार बार वो उपयोग करता है CPU को संदेश भेजने के लिए। जैसे हिट की बात करेंगे, यानी जहाँ सफलता की बात आएगी तो कैश हिट का वर्ड यूज होगा। CPU द्वारा खोजा गया डाटा कैश में मिल जाना। फिर पेज हिट होती है, तो पेज हिट में कैश द्वारा खोजा गया डाटा मेन मेमोरी में मिल जाना, यानी मेन मेमोरी को यह सप्लाई कर देता है। फिर इसके जो मिस होते हैं, कैश मिस शब्द, वो खोजा गया डाटा कैश में नहीं मिलना, वो कैश मतलब एक तरीके का उनको डेटा प्रोवाइड नहीं कर पाता। फिर पेज फॉल्ट की आती है, तो खोजा गया डाटा मेन मेमोरी में भी नहीं मिलना। प्रोसेस ऑफ समय देखते हैं, पेज टेबल पे कौन सा डेटा मेन मेमोरी से प्राप्त हुआ या नहीं इसका रिकॉर्ड रखता है ये पेज टेबल। कैश एक्सेस टाइम की होती है, तो मेन मेमोरी में डेटा खोजने में लगने वाला कुल समय कैश एक्सेस टाइम कहलाता है। मिस पेनाल्टी देखेंगे तो मेन मेमोरी से कैश में एक ब्लॉक ट्रांसफ़र करने में लगा समय, उसको कहते हैं मिस पेनाल्टी। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र प्रक्रिया और वर्चुअल मेमोरी। तो देखिए मैपिंग वर्सेस पैगिंग की बात होगी, यानी डेटा मूवमेंट की। तो मैपिंग मेन मेमोरी जो होती है यानी रैम से डेटा को कैश मेमोरी में लाना, ठीक है। और एक होती है पैगिंग। पैगिंग में सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को मेन मेमोरी में लाना, यानी रैम में या लाना, जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ से उसको रैम में लाना। तो ये हुआ मैपिंग वर्सेस पैगिंग। मैपिंग का मतलब समझ गए और पैगिंग का मतलब समझ गए। पैगिंग का मतलब होता है कि जैसे आपके पास हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क से वो चीज़ रैम ले रहा है, डेटा उसको प्रोवाइड CPU को कर रहा है ताकि वर्चुअली डिजिटली आप उसका उपयोग कर सकें। फिर हम देखते हैं वर्चुअली मेमोरी। तो वर्चुअली मेमोरी क्या है कि यह हार्ड डिस्क दो प्रकार के HDD और HDD का एक हिस्सा है जो अतिरिक्त रैम की तरह काम करता है।
और इसका उपयोग कब किया जाता है? जब असली रैम पूरी तरह भर जाती है, यानी रैम पूरी तरह भर जाएगी तो तब इस फंक्शन का वो उपयोग करेगा। और जो इसकी स्पीड होती है रैम की तुलना में ये थोड़ी स्लो होती है। आकार की जो निर्धारण किया गया है इसका एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित हुई है, वो 32 एड्रेस लाइन और 4 GB वर्चुअल स्पेस पे इसका यूज़ देखा गया है। नेक्स्ट है प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी रैम, जिसे रैम कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके अन्य नाम भी है जैसे मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसके जो आविष्कारकर्ता थे वह रॉबर्ट हैथ डैनर्ड थे। इसके स्थान देखेंगे कंप्यूटर में कहाँ लगेगा, ये मदरबोर्ड पे स्थित होता है। और इसके जो स्पीड मापन होते हैं वो मेगा हर्ट्ज में होते हैं, मिलियन ऑफ द साइकिल पर सेकेंड, इसमें इसका स्पीड मापन किया जाता है। और यह टेम्पररी होते हैं यानी स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। और पावर बंद होने पर डेटा डिलीट हो जाते हैं इसके। जो इसके वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम्स को स्टोर करना इसका काम है। कैश से बड़ी लेकिन यह धीमी होती है। नेक्स्ट है जो इसके तकनीकी विभाजन यानी दो प्रकार की ये पाए जाते हैं, एस रैम और डी रैम। हमने ऊपर स्लाइड में देखा था। तो एस रैम होती है स्टैटिक्स रैम। इस पॉइंट को याद कीजिएगा कि एस रैम को कहते हैं स्टैटिक रैम। देखिए इसका उपयोग किया जाता है कैश मेमोरी बनाने में, और निर्माण इसका ट्रांजिस्टर और फ्लिप फ्लॉप से किया जाता है। पावर ऑन रहने तक यह डेटा स्थिर रहता है इसमें। अब बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। यह डी रैम से काफ़ी तेज होती है। तो डी रैम को देख लेते हैं। डी रैम यानी डायनेमिक रैम इसका फुल फॉर्म है। इसका उपयोग मोबाइल, पीसी, लैपटॉप की मुख्य मेमोरी में यूज़ किया जाता है। इसका निर्माण कैपेसिटर से किया जाता है और चार्ज बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश इसको करना पड़ेगा आपको। हर कुछ मिलीसेकंड में रिफ्रेश यानी लगभग 1000 बार करना पड़ता है इसे। एस रैम से थोड़ी धीमी यह होती है इसकी स्पीड एस रैम से। अब देखते हैं डी रैम का विकास और रोम का परिचय। तो देखिए डी रैम के प्रमुख प्रकार हैं एच डी रैम और डी डी आर। तो एच डी रैम होते हैं सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम, और डी डी आर का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा रेट। तो रोम को देखेंगे, रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होती है, और इसकी प्रकृति यह होती है कि यह परमानेंट यानी स्थायी स्टोरेज देता है और नॉन वैल्यूएट ये रहता है। वहीं पावर जाने पर भी इसका डेटा आपको सुरक्षित रहेगा। इसमें रखा डेटा आमतौर पर बदला नहीं जा सकता, और कंप्यूटर को स्टार्ट करने या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रोम के प्रकार। देखिए रोम के प्रकार हमने देखा ऊपर स्लाइड में, प्रोम होता है, ई प्रोम होता है, डबल ई प्रोम होता है और CMOS होता है। तो प्रोम देखेंगे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, इसको डेटा को मिटाया नहीं जा सकता है यहाँ। ई प्रोम में यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अब यहाँ देखेंगे डाटा को यूवी यानी यूवी रे से परावैंगनी किरणों की मदद से इसे मिटाया जा सकता है। ई प्रोम को ई प्रोम को यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये फुल फॉर्म है, आप याद कर लीजिएगा इसको, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। तो देखिए ई प्रोम डेटा को विद्युत के माध्यम से आसानी से मिटाया जा सकता है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। 80 ओम से होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कंप्यूटर को बूट करने और डेट एंड टाइम को अपडेट रखने के लिए इसमें सबसे छोटी बैटरी लगी होती है, इसका यूज़ होता है। अब बूटिंग प्रक्रिया को देखेंगे। तो बूटिंग प्रक्रिया यहाँ 3 चरणों में दिखाई गई है, OS लोडिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट और फर्मवेयर एंड डिस्प्ले। तो OS लोडिंग में देखेंगे वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कंप्यूटर हार्ड डिस्क यानी बाहर से पैरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी रोम में लोड करता है ये।
ठीक है। फिर पोस्ट होती है यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बूटिंग करते समय बॉयस एक परीक्षण करता है कि सभी हार्डवेयर सही से जुड़े हैं या नहीं, इसे पोस्ट कहा जाता है। फर्मवेयर, हर स्टेप को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फर्मवेयर एंड डिस्प्ले, रोम में उपस्थित सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर, यानी फर्मवेयर का कहने का मतलब है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये ध्यान रखिएगा। फर्मवेयर का मतलब होता है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इसी को फर्मवेयर कहा जाता है। ठीक है। स्विच, एक नोट है इसमें, ध्यान दीजिएगा कि स्विच ऑन करते समय जो कंपनी लोगो दिखाई देता है वह रोम में स्टोर होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा कि कई बार हम लोग कई बार कई कंपनियों को ऑन करते हैं हम सिस्टम, तो वो लोगो दिखाई देता है, तो वो रोम में ही स्टोर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंडरी मेमोरी होता है। यह डेटा सॉफ्टवेयर को अंतिम परिणामों को स्थायी रूप में परमानेंटली स्टोर किया जाता है, यहाँ जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है, और यह स्थायी होती है। प्राइमरी मेमोरी की क्षमता इसके बढ़ाने के लिए उपयोगी होती है। यह हाई कैपेसिटी, चीपर और एक्सेस टाइम में धीमी होती है, जैसे एग्जांपल में एचडीडी और एचडीडी। अब सीपीयू क्या करता है, सीपीयू एक सीधा उपयोग यह नहीं करता। डेटा पहले रैम में जाता है फिर सीपीयू में जाता है, क्योंकि रैम और सीपीयू हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये ब्रिज का काम करता है। फिर मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो देखिए इसकी संरचना देखेंगे तो एक डिस्क के रूप में यह दूसरी डिस्क रहती है, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क। इसे स्टैक ऑफ डिस्क कहा जाता है या विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है। स्टैक ऑफ डिस्क या विनचेस्टर डिस्क कहा जाता है। यह गोलाकार प्लेट, धातु, मेटल, प्लास्टिक या चुंबकीय सामग्री से बनता है। डिस्क के घूमने की जो गति होती है 3600 से 7200 आरपीएम राउंड पर मिनट के हिसाब से राउंड करता है। इसके जो साइज़ है 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच में ये उपलब्ध होता है। फॉर्मेटिंग प्रोसेस जो है वह डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। यानी हम जब ट्रैक और सेक्टर में बांटते हैं किसी प्रोग्राम को, किसी इस डिस्क को, यानी 500 जीबी का है तो हम ट्रैक बनाते हैं उस सिस्टम में कि 300 जीबी का एक ट्रैक हो, 200 जीबी का ट्रैक हो, तो इस सेक्टर उसको बांट देते हैं कि ये मेरा डेटा इस वाले डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, तो वो ट्रैक बनता है, उसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग। अब देखिए डेटा जो पॉइंट है, एक सेक्टर में 512 बाइट होते हैं और 1 इंच में 135 ट्रैक होते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, आप लोग एग्ज़ाम में पूछ सकता है ये। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप में एक सिक्वेंशियल बैकअप होती है, यानी इसकी जो तकनीक होती है, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस है यह पूरी तरह कैसेट की तरह प्लास्टिक फिल्म से ढका होता है। और जो सिक्वेंशियल का मतलब है कि इसमें डेटा केवल एक क्रम में ही पढ़ा जाता है, बीच से डेटा नहीं उठा सकते आप। जो इसकी स्टोरेज क्षमता है, 1 इंच की लंबाई में 800 से 6250 बाइट तक डेटा संग्रहित इसमें किया जा सकता है। यह डेटा का बैकअप लेने के लिए अत्यंत सुरक्षित और सस्ता माध्यम है, लेकिन स्पीड बहुत इसकी धीमी है अन्य की अपेक्षा। फिर बात होती है ऑप्टिकल डिस्क, लेजर आधारित स्टोरेज होते हैं जिसे सीडी कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे गोलाकार आकार, इसमें जो डेटा का लेजर किरणों से बाहर से अंदर की ओर पढ़ा लिखा जाता है इसमें, यानी इसमें जो लेज़र गुजरती है उससे यह पढ़ा जाता है। इसकी जो मानक क्षमता है 650 से 700 MB तक ये स्टोर कर सकता है। इसकी गति देखेंगे तो 1200 kbps की गति से डेटा स्टोर करता है। अब सीडी के भी प्रकार हैं, तो देखते हैं पहले सीडी रोम। रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें फर्मवेयर होता है। वहीं देखेंगे फर्मवेयर का मतलब हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। CDR का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, मतलब ये रिकॉर्डेबल होते हैं, वन टाइम राइट होती है, अब मैनी टाइम इसको पढ़ सकते हैं, अब रीड कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग बस एक ही बार होगी। अब फिर CDR यानी री राइटेबल होती हैं, ये बार बार लिखा जा सकता है, बार बार इसे मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट है उच्च क्षमता वाले ऑप्टिकल डिस्क यानी DVD और BRD। तो देखिए DVD होती है फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क या वीडियो डिस्क।
तो यह सीडी का विकसित रूप है जिसका मुख्य उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो को स्टोर करना है। इसकी जो मानक क्षमता है 4.7 GB तक है, ये स्टोर कर सकता है। इसके जो प्रकार हैं, डीवीडी रोम हुआ, डीवीडी आर हुआ, डीवीडी RW हुआ। नेक्स्ट है BRD। तो ब्लू रे डिस्क देखेंगे, मुख्य इसका उपयोग होता है HD वीडियोस, यानी हाई डेफिनेशन के जो उच्च क्वालिटी के वीडियोस हैं, अब हाई क्वालिटी के गेम्स हुए हैं, उनको स्टोर किया जाता है BRD में, ब्लू रे डिस्क में। तो जो इसकी तकनीक है, ये पढ़ने के लिए विशेष नीली बैगनी यानी ब्लू वायलेट लेज़र का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 25 GB तक है, यानी एक लेयर में 25 GB तक यह स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी, देखते हैं। तो देखिए, जो कोर आर्किटेक्चर है उसे हम समझते हैं। एक बेसिक आइडेंटिटी है, यानी नॉन वायलेबल जो स्थायी होती है, और सेकेंडरी मेमोरी इसको कहा जाता है। कोर कंपोनेंट होते हैं, तो नॉर एंड नंद NAND गेट होते हैं, से मिलकर यह बनी होती है। नॉर एंड नंद गेट, ये आप ध्यान दीजिएगा। नॉर एंड नंद गेट, NOR NAND, ये गेट से मिलकर बना रहता है फ्लैश मेमोरी। अब यहाँ देखेंगे EEPROM तकनीक पर यह आधारित होती है, यानी ब्लॉक लेवल इरेजेबल होता है इसमें। फिर रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे जो हम लोग यूज़ करते हैं इसका, फ्लैश मेमोरी का। पेन ड्राइव हुआ, मेमोरी स्टिक्स हुआ, SD कार्ड हुआ, SSD हुआ, ये सब फ्लैश मेमोरी में आएंगे। फिर सिस्टम यूज़ देखेंगे, यानी एम्बेड जो सिस्टम होते हैं, एम्बेड सिस्टम में सर्वाधिक इसका उपयोग किया जाता है। प्लग एंड प्ले, जैसे USB पोर्ट के माध्यम से सीधा इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्लग एंड प्ले, प्लग एंड प्ले का यही यूज़ है कि USB पोर्ट के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट है SSD और HDD क्या है। तो SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह बहुत तेज़ होती है, बहुत फास्ट होती है, यानी 500 MB/s से 7000 MB/s की स्पीड होती है इसमें। यह सिक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस है, यानी आप इसको सीक्वेंस से भी आप यूज़ कर सकते हैं, और कहीं आपको डेटा 20 से चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड करा देगा यह पूरी तरह नंद गेट पर आधारित है, यानी NAND गेट पे यह पूरी आधारित होती है। यह फ्लैश मेमोरी होती है, कोई मैकेनिकल मूविंग पार्ट नहीं होती है इसमें। इसमें पावर की खपत कम होती है, और 5-10 साल की इसकी लाइफ होती है। अधिकतम इसकी जो कैपेसिटी है वो 8 TB तक यूज़ होता है। अब HDD में देखेंगे तो हार्ड डिस्क ड्राइव है। इसकी गति जो है 80 MB/s से 160 MB/s की स्पीड है इसकी। यह मुख्य रूप से वही सिक्वेंशली और मैकेनिकली ये यूज़ होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ रैंडम एक्सेस है और यहाँ मैकेनिकल। यह घूमने वाली मैग्नेटिक प्लेट्स और मूविंग हेड के द्वारा इसका सिस्टम चलता है। मैकेनिकल पार्ट्स इसमें लगे होते हैं। इसकी पावर जो है अधिक, मतलब इसकी पावर कैपेसिटी अधिक खपत करता है ये। इसकी लाइफ जो है 3 से 5 साल तक की होती है, और अधिकतम इसकी स्टोरेज 16 TB तक होता है। यह SSD से अधिक कैपेसिटी रखता है स्टोर करने की, लेकिन इसकी स्पीड काफ़ी कम है SSD की अपेक्षा। नेक्स्ट है फंडामेंटल सॉफ्टवेयर लॉजिक, देखते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। तो जो थ्रेड होता है, एक प्रक्रिया का सबसे छोटा हिस्सा होता है यह, और लाइट वेट प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। एक प्रोसेस के अंदर कई थ्रेड हो सकते हैं जो एक ही मेमोरी के स्पेस शेयर ये करते हैं। तो इसके कुछ चरण हैं वो देख लेते हैं, स्टेप हैं। जैसे इंसर्शन, तो इंसर्शन में डेटा को जोड़ना होता है, और डिलीशन में क्या होता है कि डेटा को हटाना है, रिमूव कर देना। वहीं ट्रैवर्सल होता है कि ट्रैवर्सल जो होते हैं वो डेटा को एक्सेस करना और प्रिंट करना, ये कार्य करते हैं। फिर बात होती है चौथे चरण में, स्टेप पे सर्चिंग की। तो देखिए, सर्चिंग किसी विशेष डेटा को ये फाइंड करता है, यानी आप डेटा खोजना चाहते हो तो यहाँ से आप ऑप्शन मिलता है वो कर सकते हैं। और जो पांचवा चरण है इसका अपडेशन का, वो मौजूद डेटा को अपडेट करता है, मॉडिफाई करता है। ये 5 चरण हैं जो कि आपको फाउंडेशन सॉफ्टवेयर लॉजिक में एक थ्रेड के रूप में आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट है एडवांस्ड डाटा स्ट्रक्चर, जो ऑपरेशंस होते हैं तो उसके कुछ मुख्य कंपोनेंट हैं। उसी कंपोनेंट को ये अगला चरण है, यानी जो हमने ये स्लाइड में देखा था
5 चरण में, उसके ये अगले चरण में ये कंपोनेंट है उसको हम देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर पे सॉर्टिंग। तो देखिए सॉर्टिंग में क्या होता है कि डेटा को एक निश्चित रूप मतलब क्रम में ऑर्डर में व्यवस्थित करना होता है यहाँ। तो वो मतलब इस सीक्वेंस से सॉर्टिंग कही जाती है उसको। फिर 7वां होती है स्प्लिटिंग। तो देखिए स्प्लिटिंग में होता है कि डेटा स्ट्रक्चर को छोटे छोटे भागों में ये डिवाइड करता है। वहीं हम देखेंगे कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन में क्या होता है कि दो या अधिक डेटा स्ट्रक्चर को एक के बाद एक जोड़ना, यानी ये ज्वाइंट करता है, डेटा को एक दूसरे से ज्वाइंट करता है। इसको कह सकते हैं कि आप एक तरीके का जो दो सॉफ्टवेयर हैं उनके बीच की कड़ी को यह ऐड करता है। फिर होती है हैशिंग। जो हैशिंग होता है वो डेटा को हैश टेबल में स्टोर करना और तेज़ी से उसको ढूंढना, ये कार्य करता है। वहीं देखेंगे इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को पोजीशन यानी इंडेक्स के रूप में उसे ढूंढने में उपयोग करता है। अब यहाँ मेमोरी यूनिट्स कुछ दी गई हैं, उनकी हायरार्की है कि कितनी कैपेसिटी तक होती है। जैसे बाइनरी डिजिट सबसे छोटी इकाई होती है 1 बिट। 1 बिट में 2 टेबल होते हैं, 0 और 1। याद रखिएगा इसको, क्वेश्चन यहाँ से अधिक आते हैं तो इसको काफ़ी सही से पढ़ना होगा। फिर होती हैं कि एक नीबल में 4 बिट होते हैं। फिर 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। 1024 बाइट बराबर होते हैं 1 किलोबाइट। वहीं 1024 किलोबाइट बराबर होते हैं 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर होते हैं 1 जीबी। 1024 जीबी बराबर होते हैं गीगाबाइट बराबर होते हैं 1 टीबी यानी 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट बराबर होते हैं 1 पीबी। पीबी का मतलब था पेटाबाइट। वहीं 1024 पेटाबाइट बराबर होते हैं 1 ईबी यानी एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर होते हैं 1 जेडबी यानी जेटाबाइट। और फिर जेटाबाइट 1024 जेटाबाइट बराबर होते हैं 1 वाईबी। वाईबी सबसे बड़ा है यानी योटाबाइट। देखिएगा यहाँ पीबी का मतलब पेटाबाइट। वैसे भी टीबी तक आदमी याद रखा था, लेकिन पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और सबसे बड़ा योटाबाइट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ कुछ साइज दी गई है जो हार्डवेयर कैपेसिटी होती है। जैसे फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक होती है, ये पहले के यूज़ होते थे फ्लॉपी डिस्क। तो यह इनकी साइज़ दी गई है, 5.25 इंच होती है। 1.2 MB स्टोरेज होती है। 3.5 इंच जो होती है इसमें वह 80 KB और 1.44 MB तक यूज़ होती है। और 8 इंच की जो होती है 1.44 MB से ज़्यादा होती है। दूसरा होता है मैग्नेटिक टेप। देखिए मैग्नेटिक टेप जो होता है 60 MB टू 8 GB तक स्टोरेज होता है। थर्ड होता है CD रोम, ऑप्टिकल होते हैं ये। तो इसमें स्टोरेज क्षमता 640 MB से ज़्यादा होती है, यानी 700 MB तक ये स्टोर कर सकता है। DVD रोम देखेंगे तो 4.7 GB से 17 GB तक स्टोर करता है। पेन ड्राइव देखेंगे तो 1 GB से 256 GB। हालांकि अब तो काफ़ी 1 TB तक आ गए हैं पेन ड्राइव, काफ़ी कॉस्टली है लेकिन 1 TB तक अब यूज़ होने लगे हैं पेन ड्राइव। फिर देखते हैं जो कुछ यहाँ मेन मेमोरी के एग्जांपल्स दिए गए हैं जो एग्ज़ाम के थ्रू आते हैं। देखिए कोर रोल की बात होती है तो एक समझने की बात यह है कि CPU वर्तमान में जिन प्रोग्राम यानी जिन प्रोग्रामों डेटा को प्रोसेस करता है वे रैम यानी मेन या इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर वाले स्लाइड में। फिर वैलेटाइल जो नेचर होते हैं यानी पावर कट होते ही डेटा यह मिट जाता है, परिवर्तनशील मेमोरी है। फिर परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होती है तो अधिक रैम स्थापित करने से विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो तेजी से चलता है। फिर एस रैम और वर्सेस डी रैम में देखेंगे तो यहाँ एस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन डी रैम को निरंतर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। डी डी आर और एच डी रैम में देखेंगे तो यहाँ डी डी आर रैम और एच डी रैम में अधिक तेज होती है, यानी डी डी आर रैम वह एच डी रैम से काफ़ी तेज होती है, कम पावर का यह उपयोग करती है।
फिर ईडीओ रैम जो होता है यानी एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ये एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, ये फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आप लोग साथ में रहिए, देखते रहिए क्लास, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हमें कैसे ये क्वेश्चंस हिट होंगे। आप इन सब जो हम बता रहे हैं उन सब चीज़ों को बस ध्यान से देखते रहिए। इसके बाद एमसीक्यू आएंगे तो आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा, आप उस चीज़ को समझ जाइएगा कि क्या हमें आंसर, क्या किस हिसाब से क्वेश्चन बनने और किस हिसाब से आपको आंसर प्रोवाइड होंगे। तो ये खुद आपको, इसलिए हम थोड़ा डिटेल में इसको देख रहे हैं, डिटेल में हम बता रहे हैं कि आपको वो चीज़ समझ विकसित हो जाए कि कंप्यूटर वैसे भी सब्जेक्ट ऐसा है कि लोग इसको एग्ज़ाम के थ्रू पढ़ पाते हैं, इतना डिटेल पढ़ते नहीं है, लेकिन हाँ, ये वर्ड्स ऐसे में हम बता रहे हैं कि आपको एग्ज़ाम में हिट हो जाएंगे कि आपने एक दो तीन बार देखा है इस वीडियो को, तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ देखते हैं द स्पीड ऑफ हायरार्की, यानी कैश मेमोरी कहते हैं इसको। तो देखिए कैश क्या होता है, ये सीपीयू सर्किल में है, फिर कैश मेमोरी है, फिर मेन मेमोरी रैम है। अब देखिए स्पीड का जो दायरा है किस प्रकार से, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सीपीयू के सबसे नज़दीक और सबसे तेज मेमोरी कौन है, तो कैश मेमोरी है। द बफर, यानी इसमें देखेंगे सेकंड स्टेप में कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच जो बफर के रूप में कार्य करता है, गतिभेद समायोजित करता है, यानी ये गति को बनाए रखता है। हिट रेशियो और एक्सेस टाइम जो होते हैं, कैश मेमोरी का प्रदर्शन हिट रेशियो में नापा जाता है। ध्यान दीजिएगा कैश मेमोरी का जो स्पीड की वो मापने की जो इकाई है वह हिट रेशियो है। और एक्सेस टाइम एक डिवाइस को डेटा इंस्ट्रक्शन लोकेट करने में लगा समय है ये। फिर राइट बैक पॉलिसी होती है, कैश से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की यह विधि देता है, यानी राइट बैक पॉलिसी। नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर बैकअप और हार्डवेयर, इसका कनेक्शन। तो इसमें 5 चरण में ये समझाया गया है कि द इनबिल्ड कोर, यानी कंप्यूटर के इनबिल्ड मेमोरी रोम में होती है जो स्थायी होती है। यह बूट प्रोसेस, तो बूटिंग के दौरान कंप्यूटर रोम का उपयोग करता है, अब बायोस यहीं स्टोर होते हैं, उसी का यूज़ करके आपको ऑन करने में सहायता करता है ये। देखिए फर्मवेयर जो होते हैं वो रोम में स्टोर किए गए प्रोग्राम, यानी फर्मवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। फिर प्रोम देखेंगे, यह रोम जिस पर डेटा केवल एक बार अंकित किया जा सकता है यहाँ प्रोम में। ई प्रोम में फ्लैश मेमोरी कहलाती है यह, जिसे इलेक्ट्रॉनिकली इरेज किया जा सकता है। नेक्स्ट समझेंगे इसको कि डेटा ट्रांसफ़र और सेकेंडरी स्टोरेज की बात यहाँ की गई है। तो देखिए यहाँ स्वैपिंग और पैगिंग सिस्टम समझाया गया कि एक प्रक्रिया का मुख्य मेमोरी से सेकेंड मेमोरी में ले जाना स्वैपिंग कहलाता है। हम लोग पढ़ चुके हैं स्वैपिंग और पैगिंग, पैगिंग और कुछ और था उसे हम देखे थे, यहाँ स्वैपिंग और पैगिंग की बात की गई है। एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाना स्वैपिंग कहलाता है, सेकेंडरी से डेटा को मेन मेमोरी में लाना पैगिंग कहलाता है। ध्यान दीजिएगा कि सेकेंडरी से डेटा को मेन मेमोरी में लाना पैगिंग कहलाता है और मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाना स्वैपिंग कहलाता है। वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का वह हिस्सा है जिसका उपयोग रैम के विस्तार यानी एक्सटेंशन के रूप में किया जाता है। अब देखिए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है कि सीपीयू के सीधे हस्तक्षेप के बिना पेरिफेरल डिवाइस से डेटा ट्रांसफ़र करने की तकनीक को हम डीएमए कहते हैं, यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब देखिए इंस्टॉलेशन एंड एड्रेस बाइंडिंग होती है, तो उसमें क्या होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर कॉपी करना इंस्टॉलेशन है। जो लॉजिकल और फिजिकल की क्रिया को बदलना ही एड्रेसिंग बाइंडिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ लॉजिकल दिया गया तो उसे फिजिकल ये आपको प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि डिस्क एक्सेस टाइम यानी सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। तो पहला कि प्लेट और ट्रैक्स, ये एक तरीके का उनको
प्रकार बताया गया कि प्लेट एंड ट्रैक्स जो हैं, जो जिस प्रकार के सर्किट डिस्क होते हैं जो एक हार्ड ड्राइव का निर्माण करती हैं, प्लेट कहलाते हैं। रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है और जिन्हें ट्रैक्स कहते हैं, यानी इस ट्रैक्स को हम ट्रैक्स बना सकते हैं। हार्ड ड्राइव जो है उस ट्रैक्स को बनाने के लिए प्लेट और ट्रैक्स का इसीलिए उपयोग किया जाता है कि ताकि हम अपने ज़रूरत के हिसाब से उस विभाजन को कर सकें। फिर सिक्वेंशियल एक्सेस को देखते हैं, तो इसमें मेमोरी की सिक्वेंशियल टाइप की होती हैं जिसको कहीं बीच से रैंडम हम जाके यूज़ नहीं कर सकते, वह एक छोर से दूसरे छोर पर ही चलेगा, जैसे मैग्नेटिक टेप की बात की गई। वहीं डेटा डेंसिटी की बात करेंगे तो डेटा एक छोटी की मात्रा के लिए मैग्नेटिक टेप का एक बेहतरीन इकाई है, यानी प्रणाली है। इस स्लाइड में देखेंगे प्राथमिक बनाम द्वितीय, प्राइमरी और सेकेंडरी वर्सेस। प्राइमरी जो मेन होते हैं सीधे सीपीयू द्वारा संचालित होते हैं, ये अस्थायी है। उदाहरण के रूप में रैम और कैश मेमोरी देखते हैं। वहीं हम सेकेंडरी ऑक्सिलरी स्टेटस देखते हैं, तो यहाँ देता है कि डेटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जा सकता है परमानेंट रूप से, और सीपीयू सीधे एक्सेस इसको नहीं करता। उदाहरण के रूप में एचडीडी, एसएसडी और सीडी। और एक तीसरा होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल अगर पावर बंद हुआ तो डेटा नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के रूप में रैम को देखते हैं और रजिस्टर्स को देखते हैं। और एक होता है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल में पावर बंद हुआ डेटा सुरक्षित बना रहता है। यहाँ उदाहरण के रूप में रोम, फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क। यहाँ डेटा आपको सुरक्षित रहते हैं, स्थानांतरित नहीं होते हैं। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों को उनके एक्सेस टाइम के आरोही क्रम यानी सबसे तेज से सबसे धीमे पे व्यवस्थित करना है। तो ऑप्शन है इसके मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, और तीसरा है सीपीयू रजिस्टर, चौथा है कैश मेमोरी। तो इसका सीक्वेंस देखेंगे तो ए ऑप्शन सही है, 3 4 1 2, यानी पहले होगा फास्टेस्ट। इसमें दिया आरोही यानी सबसे फास्टेस्ट से सबसे स्लो दिखाना है, तो सबसे फास्टेस्ट यहाँ सीपीयू रजिस्टर्स होगा, फिर कैश मेमोरी होगा, फिर मेन मेमोरी यानी रैम होगा, फिर मैग्नेटिक डिस्क होगा, यह सबसे स्लोवेस्ट होगा। अच्छा, सबसे चीपेस्ट भी होगा ये। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। इस कॉन्सेप्ट को मेमोरी हायरार्की कहा जाता है। कंप्यूटर में जो मेमोरी सीपीयू के जितना करीब होता है वह उतना ही तेज और महंगा होता है, लेकिन उसकी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी ही कम रखी जाती है या होती है। पहला है सीपीयू रजिस्टर। सीपीयू के अंदर ये होते हैं, इसलिए एक्सेस टाइम सबसे कम होता है, लेवल ओ। और सेकंड है कैश मेमोरी ऑप्शन में। तो कैश मेमोरी को देखेंगे, रजिस्टर से धीमी होती है लेकिन रैम से ये तेज होती है, लेवल 1 की होती है। मेन मेमोरी रैम होता है, वो कैश से धीमी होती है, लेवल 2 होता है। मैग्नेटिक डिस्क यानी एचडीडी देखें तो कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगी लेकिन एक्सेस टाइम सबसे धीमे होगा, यानी लेवल 3। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 3 4 1 2, यानी सीपीयू रजिस्टर, फिर कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी यानी रैम, फिर मैग्नेटिक डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पहला कि फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंस लॉजिकल सर्किट है जिसका उपयोग एक बिट जानकारी स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है फ्लिप फ्लॉप एक समूह को रजिस्टर कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हैं। अब फ्लिप फ्लॉप जो स्मॉलेस्ट यूनिट है 1 बिट, उसे हम एक कोडिंग के रूप में 1 0 1 0 1 0 0 1, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। तो एक बिट से काम नहीं चलता इसमें चूँकि, इसलिए सीपीयू को 8 बिट, 16 बिट या 64 बिट प्रोसेस करना होता है। इसके लिए हम कई फ्लिप फ्लॉप को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये कहा जा सकता है कि इन कोडिंग के अनुसार ही ये सर्किट पूरी स्टोर की जाती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट का जो कोडिंग है 1 0 1 0 1 0 0 1। नेक्स्ट है, अब इसमें मिलान करना है।
तो देखते हैं लिस्ट 1 में है MAR, MBR, PCR और AR। देखिए MAR होगा आपको 3 से, कीप द एड्रेसिंग ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है, यहाँ डेस्टिनेशन की बात होगी। तो MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, और वहीं Q होगा स्टोर इनकमिंग एंड आउटगोइंग डाटा, ठीक है। स्टोर MBR यानी MBR होगा मेमोरी बफर रजिस्टर, यानी आउटगोइंग डाटा को स्टोर करता है ये, ठीक है। फिर होता है PCR होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये हो जाएगा कीप द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, यानी ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होल्ड करता है, ठीक है। उसके बाद AR होता है, ये हो जाएगा आपको 1 से, स्टोर द रिजल्ट ऑफ आफ्टर ऑपरेशन। AR का फुल फॉर्म होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यह कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। तो देख लिया आपने, इसका आंसर हो जाएगा A। फुल फॉर्म आप देख लीजिए इसका, MAR का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MBR का मेमोरी बफर रजिस्टर, PCR का प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, AR का एक्यूमुलेटर रजिस्टर। इसके कार्य देख लीजिए। तो MAR का सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस रखता ही है, इसको ऐसे याद कीजिए कि MAR क्या करता है, ये डेस्टिनेशन एड्रेस रखता है। MBR जो होता है इनकमिंग और आउटगोइंग डेटा को स्टोर करता है, यानी आप इस तरह या इनकमिंग और आउटगोइंग MBR। PCR जो होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, यह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है कि आप क्या कमांड दे रहे हैं। AR जो होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यह कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में रखता है, यानी ये कैलकुलेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन है इसके साइज ऑफ द मेमोरी यानी रैम, दूसरा ऑप्शन है स्पीड ऑफ द प्रोसेसर CPU, तीसरा ऑप्शन है एड्रेस लाइन, चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ द कैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा C, एड्रेस लाइन। वर्चुअल मेमोरी का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है, तो एड्रेस लाइन के द्वारा। देखिए एड्रेस लाइन इसमें देखेंगे क्या है, तो जब रैम पूरी तरह भर जाती है तो सिस्टम क्रैश होने से बचाने के लिए हार्ड डिस्क का एक हिस्सा यानी फैक रैम, वर्चुअल मेमोरी जिसको कहते हैं, का उपयोग होता है। आजकल आप देखे हुए कि कई मोबाइल या कई सिस्टम में 12 GB रैम होते हैं, जिसमें 6 GB रैम तो आपको लगे रहते हैं, और 6 GB रैम या SSD या HDD या मेमोरी के रोम वाले भाग से दिए जाते हैं, ताकि आपके अगर रैम का हिस्सा काफ़ी वर्कलोड पड़ जाए तो वो इन सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करके रैम बनाया जा सकता है। तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि यानी फेक रैम वर्चुअल मेमोरी की तरह उपयोग होता है, जिसको पैगिंग कहते हैं। इसका मैक्सिमम साइज रैम या हार्ड डिस्क की मर्जी पर निर्भर नहीं करता, इसका आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कथन पहला है कि कैश मेमोरी को CPU द्वारा मुख्य मेमोरी के बीच रखा जाता है। दूसरा कथन है यह CPU को धीमी गति का रैम की बहुत तेज गति के साथ मिलान करने के लिए बफर है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा A तो सत्य है लेकिन R गलत है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं कि किस प्रकार से इन बातों को कहा गया है। तो CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होती है जबकि रैम काफ़ी धीमी होती है, ठीक है। इस स्पीड मिसमैच के कारण CPU और डेटा का इंतज़ार करना पड़ता है, तो R गलत है। इसीलिए कि यह CPU धीमी गति का रैम की बहुत तेज गति के साथ मिलान करने के लिए बफर है, नहीं, यह स्पीड मिसमैच के कारण CPU और डेटा का इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए R गलत है। अब इसके देखते हैं कुछ रीज़न। जैसे कहा जाता है कि CPU की धीमी गति का रैम बहुत तेज गति के साथ मिलान करने के लिए बफर है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए CPU बहुत तेज होता है, कैश मेमोरी बफर का यूज़ करता है, ठीक है। अब रैम जो होता है स्लो होता है, यानी CPU की धीमी गति रैम की बहुत तेज गति, रैम खुद स्लो है, तो ये तेज गति के साथ मिलान करने के लिए एक बफर है, नहीं, बफर का काम करता है कैश मेमोरी। ध्यान दीजिएगा इस पर। तो इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब CPU द्वारा खोजा गया डेटा कैश मेमोरी में नहीं मिलता तो क्या कहा जाता है इसे। ऑप्शन इसके कैश हिट,
कैश मिस, पेज हिट या पेज फॉल्ट। हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर स्लाइड में, उसको कैश मिस कहा जाता है। देखिए, जब भी सीपीयू का कोई डेटा चाहिए होता है तो वह सबसे पहले कैश में ढूंढता है। क्योंकि प्रश्न में कैश में डेटा नहीं मिलने की बात हो रही है, इसलिए इसको कैश मिस सही आंसर होगा। अब इस कुछ यहाँ व्याख्या दी गई, उसको देखते हैं फिगर। तो बात होती है कि सीपीयू नीड्स डाटा, सीपीयू को डाटा चाहिए तो वह कैश मेमोरी में ढूंढता है। फिर देखता है कि कैश हिट यानी डेटा फाउंड हुआ है। अगर डेटा नॉट फाउंड हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, कैश मिस हो जाएगा। ठीक है, अगर डेटा आपको मिल जाता है सीपीयू को तो वो कैश हिट हो जाएगा, और फिर नहीं मिलता है तो कैश मिस हो जाएगा। इन दोनों को आप ध्यान दीजिएगा। फिर सीपीयू फेसेस डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी यानी रैम से। तो देखिए, इसमें कुछ नोट है कि हिट एंड पेज फॉल्ट शब्दावली कैश से नहीं है, बल्कि मेन मेमोरी आरएम से रैम से जुड़ी हुई है। कौन सा, तो पेज हिट और पेज फॉल्ट, ये ध्यान रखिएगा कि ये रैम से जुड़ी हैं, यानी मेन मेमोरी इसको कहा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एस रैम और डी रैम के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो पहला है एस रैम। पहला कथन है कि एस रैम यूज फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर डाटा वाइल डी रैम यूजेस कैपेसिटर। दूसरा कथन है कि एस रैम नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड कॉन्स्टेंटली वेयर एज डी रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग। तो देखिए, यहाँ दूसरा जो है वह उल्टा लिखा गया है। तो इसकी व्याख्या में देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन डी जो है गलत है, क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है। यानी डी रैम में कैपेसिटर से चार्ज लीक होता है, इसलिए उसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, एस रैम को नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये दूसरा गलत है, उल्टा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली एक। अब देख लेते हैं एस रैम यानी स्टैटिक रैम के बारे में। तो यूजेस फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांजिस्टर का होता है यूज़। नो रिफ्रेश इसको नीड नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं रहती रिफ्रेश के लिए। ये फास्ट एंड एक्सपेंसिव होती है कैश मेमोरी। डी रैम जो होती है डायनेमिक रैम, वह यूजेस कैपेसिटर चार्ज लीक, यानी ये जब लीक होती है कैपेसिटर तो नीड्स ये हमेशा रिफ्रेशिंग इसको चाहिए, और ये रिफ्रेशिंग की जो होती है टाइमिंग 1000 टाइम्स पर सेकेंड ये होती है। ये स्लो होती है और सबसे सस्ती भी होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया में मदद करती है और BIOS को होल्ड करती है? तो ऑप्शन है इसके कैश मेमोरी, रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम। अब देखिए, कंप्यूटर शुरू होने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। सीपीयू सबसे पहले बायस सॉफ्टवेयर ढूंढता है जो ओएस को लोड करे। चूँकि रैम वोलेटाइल है, यानी बिजली बंद होते ही डेटा इसकी डिलीट हो जाती है, बायस को परमानेंट मेमोरी रोम में रखा जाता है ताकि बिजली जाने पर भी यह सुरक्षित रहे। तो इसका जो बूटिंग का प्रक्रिया है वह होता है कि सीपीयू सबसे पहले बायस सॉफ्टवेयर ढूंढता है जो कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर सके। चूँकि रैम जो होती है वो अस्थिर स्टोर रखता है, तो वो बिजली जाते ही उसके डेटा डिलीट हो जाते हैं। तो बायस को परमानेंट हमेशा रोम में रखा जाता है, तो वो रोम से उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए वो प्रक्रिया करता है, तो उसी को बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के रोम में अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों का उपयोग किया जाता है जो डेटा को मिटाया जा सकता है? प्रोम, PROM, ई प्रोम या ई प्रोम फ्लैश मेमोरी। तो देखिए, ई प्रोम होता है इसका इसका आंसर है ई प्रोम। देखिए, प्रोम क्या है, प्रोग्रामेबल, जो एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद डेटा मिटाया नहीं जा सकता, इसमें उसको कहते हैं प्रोम। ई प्रोम होता है इरेजेबल, यानी परावैंगनिक किरणों के संपर्क में आने पर यह डेटा मिट जाता है इसका। फिर ई प्रोम होता है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, यह डेटा मिटाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेन ड्राइव होते हैं। अब इसके नाम में ही छुपा रहता है यूवी रेज द्वारा इरेज किए जाने पर मेमोरी ई प्रोम वो है। तो ठीक है, इसको नाम से भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग करना है। तो जैसे CD रोम हुआ, DVD हुआ, BRD हुआ, और इसके ऑप्शंस है
25 GB कैपेसिटी दिया गया है, 4.7 GB। और तीसरा ऑप्शन है 650 to 700 MB। तो इसके मिलान करते हैं। देखिए CD रोम जो होता है वह 650 से 700 MB स्टोर करता है, यानी इस तीसरे का P। अब DVD देखेंगे तो DVD हमेशा 4.7 GB करता है। BRD देखेंगे तो 25 GB करता है। ठीक है, इसका हो गया Q और इसका हो गया R। तो इस तरह आंसर हो जाएगा B। अब देखिए CD रोम इम्पैक्ट डिस्क होता है, ये ओल्डेस्ट रीड लेज़र द्वारा पढ़ा जाता है। तो यह 650 से 700 MB होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क DVD होती है तो हाइयर कैपेसिटी रेड लेज़र के द्वारा पढ़ा जाता है, तो 4.7 GB होती है। अब ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन हाई क्वालिटी के गेम, इसमें ब्लू वायलेट लेज़र का उपयोग किया जाता है जो 25 GB तक स्टोर किया जा सकता है। ए सिंगल लेयर, तो यहाँ लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो क्षमता के आधार पर इनका स्टोरेज देखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर भी उसमें समय और दिनांक को अपडेट रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो उसमें ऑप्शन है BIOS चिप, वर्चुअल मेमोरी, CMOS चिप या LU। तो आंसर हो जाएगा CMOS चिप। देखते हैं, ये CMOS चिप लगा रहता है, छोटी सी बैटरी लगी रहती है। ठीक है, कंटिन्यूस इसको पावर सप्लाई देता रहता है, ये बैटरी लगी रहती है और ये चिप है CMOS चिप। यह डेट और टाइम को होल्ड किया रहता है। कंप्यूटर बंद होने के बाद टाइम और डेटा सही रहता है क्योंकि मदरबोर्ड पर CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होती है। इसे पावर देने के लिए एक सिक्के के आकार की छोटी सी CMOS बैटरी लगी होती है जो लगातार काम करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मैग्नेटिक डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है पैगिंग, फॉर्मेटिंग, मैपिंग, बूटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अब व्याख्या देख लेते हैं। तो हार्ड डिस्क के प्लेट्स पर सीधे डेटा नहीं लिखा जा सकता। तैयारी में गोल प्लेट को संकेंद्रित वृत्तों में बांटा जाता है, यानी ट्रैक्स में उसको बांटा जाता है, फिर छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है, सेक्टर्स बांटे जाते हैं। इस विभाजन की पूर्ण प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ट्रैक्स और सेक्टर्स की बात होती है तो वहाँ फॉर्मेटिंग होगा। अब असर्शन और रीजन पे क्वेश्चन है। पहला है, ए है कि हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD एक वाष्पशील वोलेटाइल मेमोरी है। और दूसरा कारण है, इसका कारण है कि द्वितीयक मेमोरी में संग्रहित डेटा स्थायी होता है और पावर कट होने के बाद भी बना रहता है। तो देख लेते हैं कि ए इसका तो सही है, HDD एक वाष्प वोलेटाइल नहीं मेमोरी, ये गलत है। अद्वितीयक मेमोरी संग्रहित डेटा स्थायी है और पावर कट के बाद भी ये बना रहता है, तो ये तो सही है। अब देखिए वाष्पशील क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है वाष्पशील वोलेटाइल, वो होता है रैम, HDD नहीं होती है। ये हार्ड ड्राइव जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो इसका आंसर आप मालूम हो गया कि डी है। फिर हम लोग ऑप्शन और देख लेते हैं। तो नॉन वॉलेटाइल किसे कहते हैं? तो सेकेंडरी मेमोरी ये होती है, प्राइमरी मेमोरी रैम होती है और सेकेंडरी मेमोरी SSD या SSD होती है, यह स्थायी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी संरचना में मिस पेनाल्टी शब्द का क्या अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं द टाइम्स टेकन टू बूट द ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है द एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्ड टू फेच ए ब्लॉक ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी व्हेन ए कैश मिस ऑक्योर। तीसरा ऑप्शन है द एरर कॉज्ड बाय डिलीटिंग परमानेंट फाइल्स। डी ऑप्शन है द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग रैम इनटू वर्चुअल पेजेस। तो इसका आंसर है बी, द एक्स्ट्रा टाइम रिक्वायर्स टू फेच ए ब्लॉक ऑफ डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी व्हेन ए कैश मिस अक्योर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब डेटा कैश में नहीं मिलता है, कैश मिस कहा जाता है इसको, तो CPU को हार मानकर मेन मेमोरी यानी रैम के पास जाना पड़ता है। रैम धीमी होती है, स्लो होती है, इसलिए वहाँ से डेटा लाकर कैश तक पहुँचाने में जो समय बर्बाद होता है
जो अतिरिक्त समय लगता है, टाइम लॉस होता है, उसी को मिस पेनल्टी कहा जाता है। तो मेन मेमोरी से ले आने में जो डेटा हमें समय लॉस होती है, जो समय लगता है, उसी को हम मिस पेनल्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ऑप्शन है इसके, कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क या स्टिक ऑफ मैग्नेटिक डिस्क यानी हार्ड डिस्क। तो देखिए, विंचेस्टर डिस्क हमेशा हार्ड डिस्क को कहा जाता है, क्योंकि ये परत दर परत मैग्नेटिक लगे रहते हैं। मैग्नेटिक डिस्क के इसके परत दर परत इसमें लगाए गए रहते हैं। विंचेस्टर डिस्क एक प्राचीन तकनीक नाम है जिसका उपयोग हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी के लिए किया जाता है। और हार्ड डिस्क में केवल एक गोल प्लेट नहीं होता, बल्कि एक के ऊपर एक मैग्नेटिक प्लेट्स रखी गई होती हैं, जिसे स्टेक ऑफ डिस्क कहा जाता है। और इसी डिस्क को पार्ट या कोई ट्रैक में तोड़ने को क्या कहा जाता है? तो उसको हम पिछले स्लाइड में देखे थे, जो ये क्वेश्चन हुआ। अब देखिए यहाँ इसको क्या कहा जाता है, तो इसको फॉर्मेटिंग कही जाती है। तो यही फॉर्मेटिंग की क्रिया कई चरणों में, ये जो प्लेट लगे रहते हैं उनमें डेटा स्टोर करने के लिए बनाए गए होते हैं, उसी को कहते हैं फॉर्मेटिंग। और उसी को क्वेश्चन में आगे हम देखेंगे ये कैसी होती है मैग्नेटिक डिस्क। तो ये हमेशा विंचेस्टर डिस्क के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, अब मैग्नेटिक टेप के बारे में विचार करना है। तो पहला है कि यह एक क्रमिक एक्सेस सिक्वेंसली एक्सेस मेमोरी है। यह चुंबकीय रिकॉर्डिंग सामग्री के साथ लेपित एक प्लास्टिक फिल्म का उपयोग करता है। यानी कहने का अर्थ, पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ सिक्वेंसली एक्सेस मेमोरी, और दूसरा है इट इज़ यूज ए प्लास्टिक फिल्म कोटेड विथ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग मटेरियल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अब डिस्क जो होती है वह सीक्वेंसली एक्सेस मेमोरी होती है, और एक दूसरा है कि चुंबकीय रिकॉर्डिंग एक प्लास्टिक या एक उसकी लेप लगाई हुई एक फिल्म का उपयोग करता है। तो हाँ, ये दोनों इसके कथन सही हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो देखते हैं 90s के ऑडियो कैसेट्स को याद करें, तो इसमें सीक्वेंसली एक्सेस होते थे। सीधे 5 गाने जंप नहीं कर सकते आप, यानी एक शुरुआत से अंत तक आपको वो एक्सेस करना ही पड़ता था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आप फिगर देख सकते हैं, सीक्वेंसली एक्सेस मैग्नेटिक टेप के ऐसे होते थे। और डायरेक्ट जंप आप यहाँ कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस यानी एचडीडी या एसएसडी में आप डिस्क फ्लॉपी में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आसानी से हटाया नहीं जा सकता और विशिष्ट हार्डवेयर के निर्देश रखने के लिए स्थायी रूप से सीडी रोम में संग्रहित पाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं स्पाईवेयर, फर्मवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्मवेयर। देखिए फर्मवेयर क्या होता है कि एक विशेष सॉफ्टवेयर होता है जिसे हार्डवेयर बनाते समय निर्माता द्वारा रोम या सीडी रोम चिप में स्थायी रूप से परमानेंटली प्रोग्राम कर दिया जाता है। यानी रोम इंस्ट्रक्शन बराबर फर्मवेयर बराबर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर अगर सॉफ्टवेयर की बात होगी दोनों की, तो वह फर्मवेयर होगा, और उसको इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगा? तो रोम इंस्ट्रक्शन में वो डाटा पड़ा रहता है। यह इसे मिटाया नहीं जा सकता है। यह मशीन को बताता है कि किसे काम करना है, यानी ये एक्सेस का रूट देगा, एक रास्ता देगा। इसे डिलीट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए आंसर फर्मवेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सिंगल सेक्टर इन मैग्नेटिक डिस्क? मैग्नेटिक डिस्क की एक सिंगल सेक्टर की मानक भंडारण क्षमता क्या होती है? तो ऑप्शन है इसके 1 बाइट, 512 बाइट, 1024 किलोबाइट या 1 मेगाबाइट। तो देखिए ये सेक्टर ऑफ सिग्नल मैग्नेटिक डिस्क में होती है, तो हमेशा 512 बाइट्स में ही इसके सेक्टर बटे रहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो प्लेट रिंग्स में बढ़ती है, यानी ट्रैक्स में बढ़ जाते हैं। फिर छोटे ब्लॉक्स में जो सेक्टर होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के मूल मानकों के अनुसार जो डेटा हार्डवेयर में लगाए गए हैं, उस मानकों के अनुसार मैग्नेटिक डिस्क के एक सेक्टर की स्टैंडर्ड क्षमता 512 बाइट्स होती हैं। डेटा हमेशा इन्हीं सेक्टर्स
के अंदर सेव होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मेमोरी इकाइयों का सही समकक्षों के साथ मिलान करना है। यहाँ निबल 1 बाइट और 1024 बाइट्स और 1024 MB। अब इसको लिस्ट 2 से मिलान करना है, 1 GB 8 बाइट 1 KB और 4 बिट्स। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा P का होगा, देखिए 4, यानी P हो जाएगा एक निबल बराबर 4 बिट। चार बिट्स, ठीक है, 4 बिट्स हो गया, एक निबल बराबर 4 बिट्स। फिर Q है 1 बाइट, तो 1 बाइट हो जाएगा आपको 8 बिट, ठीक है। फिर 1024 बाइट्स 1024 बाइट्स बराबर हो जाएगा आपको 1 KB। अब देखिए फिर उसके बाद होता है 1024 MB, ये हो जाएगा आपको 1 GB, ये हो जाएगा 1 GB। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। अब 1 GB 1024 मेगाबाइट होते हैं, ठीक है, 1 GB, यानी 1 GB जो 1 किलोबाइट हो जाएंगे 1024 बाइट्स। अब ये जो बाइट्स होते हैं, एक बाइट्स 8 बाइट्स एंड 2 निबल ये होते हैं, यानी एक निबल में आपको हो गया 4 बिट्स, ये 2 बिट्स के बराबर होते हैं, तो ये हाफ कर देंगे तो एक निबल बराबर 4 बिट्स होते हैं। वहीं एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, जिसको 2 निबल द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं हम। फिर एक निबल 4 बाइट्स वही हुए ब्लॉकचेन। एक बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसके यूनिट्स होते हैं 0 और 1। तो मेमोरी की माप हर स्थिति के अनुसार एक निबल 4 बिट्स, एक बाइट्स 8 बिट्स, 1 KB 1024 बाइट्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, P4Q2R3S1। नेक्स्ट है, पेन ड्राइव के संबंध में कथनों को पढ़ें और गलत कथन की पहचान करें। तो इसके ऑप्शंस हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी। दूसरा ऑप्शन है, इट इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस कनेक्टेड वाया USB पोर्ट। तीसरा ऑप्शन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑन नॉर एंड नंद लॉजिक गेट्स। और चौथा ऑप्शन है, इट रिक्वायर्स ए कंटिन्यूस पावर सप्लाई यानी रिफ्रेशिंग टू होल्ड द डाटा। हमेशा बार बार आपको रिफ्रेशिंग करना पड़ेगा। तो यही इसका आंसर सही है। देखिए पेन ड्राइव एक सेकेंडरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। इसका मतलब एक बार डेटा सेव करने के बाद पेन ड्राइव को जेब में आप रख सकते हैं बिना बैटरी के, डेटा आपकी सुरक्षित रहेगी। इसे डी रैम की तरह बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। अतः डी इसका आपका गलत है, तो गलत हमें पहचान करनी थी, तो ये गलत है। ये आपको डी रैम की तरह ये काम होता है आपको डी रैम में, कि बार बार आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स बेस्ड ऑन स्टोरेज कैपेसिटी। तो ठीक है, तो देखेंगे इसकी असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले आगे बिट, फिर निबल, बाइट, KB, MB, ठीक है। एक बिट में, ठीक है, एक बिट हम देख लेते हैं, एक निबल में 4, एक बिट में 8 बाइट्स, और बाइट्स आपको होते हैं बड़े होते हैं। फिर KB 1024 MB KB यहाँ होते हैं, यानी 1024 एक बाइट में देख लेते हैं एक बार। और यहाँ देखिए एक बाइट आपको होते हैं 8 बिट्स और 2 निबल, तो उसी अनुसार हम यहाँ देखेंगे बिट्स, निबल, बाइट, KB और MB, ये आंसर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो कंप्यूटर मेमोरी में डेटा को स्टोर करने के लिए विभिन्न इकाइयाँ होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है। डेटा को सबसे छोटी इकाई बाइनरी डिजिटल होती हैं,
जो मशीन भाषा को केवल 0 और 1 से ही दर्शाती हैं, यानी इसी कोड के तहत हमें पूरी डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो यह अब देख लेते हैं कि जो असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ है सबसे छोटे से सबसे बड़ा की ओर जाना है। तो इसमें देखते हैं कि एक बिट 0 1 सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, 0 और 1। वहीं 4 बिट्स को मिलाकर एक निबल बनता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 8 बिट्स में 2 निबल होते हैं, यानी एक निबल में 4 बाइट्स होते हैं। फिर 1024 बाइट्स मिलाकर 1 KB होते हैं, और वहीं 1024 KB बराबर 1 MB होते हैं, ठीक है। इसमें बाइट्स के बाद MB और फिर KB दिया गया है, जो कि गलत है, ऑप्शन से ये हर ऑप्शन को बताया गया है यहाँ। तो आप लोग रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा इसको, अन्य ऑप्शन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है कि SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव का डेटा एक्सेस स्पीड जो होती है HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से की तुलना में बहुत तेज होती है। कारण है इसका, SSD में घूमने वाले मैग्नेटिक प्लेट्स का उपयोग किया जाता है, जबकि HDD नंद लॉजिक गेट से बनी होती है। तो आपको ये सही लगेगा कथन, कारण इसका सही नहीं है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। अब देखते हैं कि कंप्यूटर का स्थायी जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, यानी सेकेंडरी स्टोरेज होता है, का मुख्य रूप 2 तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जो पुरानी तकनीक मैग्नेटिक तकनीक थी वो HDD में यूज़ होती है, और जो फ्लैश तकनीक है वो SSD में तकनीक यूज़ होती है। तो यहाँ A सही मिल जाएगा, लेकिन उसका जो कारण है वो यहाँ उल्टा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग ये देख लीजिएगा अन्य ऑप्शंस को भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो थ्रेड होते हैं उनको असत्य बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है कि यह प्रक्रिया का सबसे छोटा हिस्सा है और CPU द्वारा निष्पादित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि इसे लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है, यानी लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। और तीसरा ऑप्शन है एक ही प्रक्रिया के अंदर कई थ्रेड्स नहीं हो सकते। चौथा ऑप्शन है थ्रेड्स एक प्रक्रिया के भीतर समान मेमोरी स्पेस साझा करते नहीं। तो ये एक ही प्रक्रिया के अंदर कई थ्रेड्स नहीं हो सकते, ये आपको गलत है, असत्य है, बाकी सब सही है। तो देखिए जो कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो प्रोसेस कहा जाता है उसे। काम को तेज़ी से ख़त्म करने के लिए CPU इस बड़े प्रोसेस को छोटे छोटे पैरेलल हिस्सों में बांट देता है। इन सबसे छोटे जो निष्पादन एग्जीक्यूटिबल हिस्सों को थ्रेड कहा जाता है, छोटे छोटे हिस्सों को थ्रेड कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न में जो कथन की पहचान करने को कहा गया है, तो हम देखते हैं कि एक प्रोसेस के अंदर कई थ्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए विकल्प सी जो दावा करता है कि कई थ्रेड्स नहीं हो सकते वह तकनीकी रूप से गलत है। तो समझने के लिए आप हर ऑप्शन पे यहाँ क्लियर कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन था कि CPU द्वारा निष्पादित होता है, तो यहाँ देखते हैं थ्रेड वास्तव में एक प्रक्रिया का सबसे छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स होता है ये सही है ए। अब बी देखते हैं, चूंकि थ्रेड्स को कम रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है इसलिए उसे लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है, तो बी सही हो गया। अब डी सत्य क्यों है कि एक ही प्रोसेस के अंतर्गत आने वाले सभी थ्रेड्स अलग अलग मेमोरी ब्लॉक नहीं लेते, बल्कि एक ही मेमोरी स्पेस को साझा करते हैं, जिससे सिस्टम की दक्षता बनी रहती है, तो ये भी सही है। एक वेब ब्राउज़र एक प्रोसेस है, एक टैब में वीडियो चलना, दूसरे में फाइल डाउनलोड होना, ये सभी एक प्रोसेस के थ्रेड्स हैं। आप उदाहरण द्वारा इसे देख सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन को उनकी सही परिभाषाओं के साथ सुमेलित करना है। सर्चिंग, सॉर्टिंग, कॉन्केटेनेशन और हैशिंग। देखिए इसके आंसर हो जाएंगे ए का आर, यानी सर्चिंग हो जाए फाइंडिंग स्पेसिफिक डाटा, नाम से ही आपको आंसर नज़र आ गया होगा। सर्टिंग होती है तो हमेशा सर्टिंग होती है अरेंजिंग डाटा द स्पेसिफिक ऑर्डर, ठीक है।
फिर इसमें कॉन्केटेनेशन कहा जाता है। तो कॉन्केटेनेशन होती है यह कॉम्बाइंड टू और मोर डाटा स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होती है। जो हैशिंग होता है यह हमेशा स्टोरिंग डाटा इन द हैश टेबल टू फाइंड इट, ठीक है। यह हैशिंग हमेशा फाइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं हैश टेबल। अब व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में डेटा स्ट्रक्चर वह तरीका है जिसमें वह मेमोरी में डेटा को व्यवस्थित और स्टोर करते हैं ताकि उसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। इस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस किए जाते हैं। अब देखिए, सर्चिंग जो होती है इसका अर्थ है कि किसी मौजूद डेटा में किसी विशेष डेटा को खोजना, ठीक है। सॉर्टिंग वो होता है कि बिखरे हुए डेटा को विशिष्ट क्रम में क्रमबद्ध करना। ये पॉइंट्स को आप रीड कर लीजिएगा। फिर कनेक्टिनेशन होता है। तो कनेक्टिनेशन में क्या होता है, इसका अर्थ है दो या दो से अधिक डेटा को स्ट्रक्चर को एक के बाद एक जोड़ना, यानी ज्वाइन करना। हैशिंग क्या होता है कि यह वह ऑपरेशन है जिसमें डेटा को हैश टेबल के स्टोर करने के लिए उसे ढूंढने के लिए विशेष एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए आंसर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइस को डेटा इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा कुल समय क्या कहलाता है। तो ऑप्शन है इसके एग्जीक्यूशन टाइम, एक्सेस टाइम, लेटेंसी टाइम या सीक टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस टाइम। अब देखिए, इसकी जो कॉन्सेप्ट है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर बहुत तेज़ होता है लेकिन मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के में कुछ समय लगता है। जब सीपीयू को किसी डेटा की आवश्यकता होती है तो मेमोरी को एक रिक्वेस्ट भेजता है। अब यहाँ ये है कि एक डिवाइस और को डेटा इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। यह वह कुल समय है जो रिक्वेस्ट भेजने को लेकर डेटा के सीपीयू तक पहुंचने के बीच में लगता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का प्रदर्शन काफ़ी हद तक एक्सेस टाइम पर निर्भर करता है। जितना कम एक्सेस टाइम होगा कंप्यूटर उतना तेज होगा, तो उसी को एक्सेस टाइम कहते हैं। सीपीयू तक उपलब्ध कराने में जितना समय लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। अब यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लाइब्रेरी में किताब मांगने पर रिक्वेस्ट से लेकर लाइब्रेरियन द्वारा किताब ढूंढकर आपके हाथ में देने तक का जो समय लगता है उसी को एक्सेस टाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी के लिए कुल डिस्क एक्सेस टाइम यानी डिस्क एक्सेस टाइम की सही गणितीय गणना कैसे की जाती है। तो इसके ऑप्शन हैं सीक टाइम मल्टीप्लाई लेटेंसी टाइम, दूसरा ऑप्शन है सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम, तीसरा ऑप्शन है सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम और चौथा ऑप्शन है डाटा ट्रांसफ़र रेट प्लस सीक टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम। तो व्याख्या देख लेते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव एक मैकेनिकल स्टोरेज है। इसमें डेटा गोल्ड प्लेट्स में सेव किए जाते हैं। एक रीड राइट हेड उस डेटा को पढ़ता है। डेटा तक पहुंचने में दो तरह की आंतरिक मैकेनिकल मतलब देरी होती है, सीक टाइम और लेटेंसी टाइम। अब देखिए यहाँ सीक टाइम क्या होता है कि रीड राइट हेड को सही ट्रैक तक पहुंचाने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। और लेटेंसी जो टाइम होती है वह हेड के नीचे सही सेक्टर के घूम कर आने में लगा समय लगता है। तो इन दोनों भौतिक गतिविधियों में लगने वाले समय जो योग होता है उसी को कुल डिस्क का एक्सेस टाइम कहा जाता है। इसलिए यह गणितीय गणना सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कथन है कि कैश मेमोरी सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कैश मेमोरी प्रदर्शन अक्सर हिट अनुपात यानी हिट रेशियो की मात्रा के संदर्भ में नापा जाता है। देखिए इसका आंसर दोनों होगा, ये दोनों कथन सही है। अब क्यों सही है उसको व्याख्या में देखते हैं। तो सीपीयू की स्पीड बहुत तेज होती है और मुख्य मेमोरी जो रैम होती है की तुलना में ये काफ़ी जो रैम होती है काफ़ी धीमी होती है। अब गति के इस भारी अंतर को दूर करने के लिए इनके बीच बहुत तेज और बहुत छोटी मेमोरी लगाई जाती है जिसे कैश मेमोरी कहते हैं, यानी कैश उस चीज़ को प्रोवाइड कराता है।
अब यहाँ देखते हैं कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में काम करता है कौन, तो कैश मेमोरी करता है, जो ब्रिज का काम करता है। यह सीपीयू के बार बार उपयोग होने वाले डेटा को अपने पास स्टोर कर लेता है कि हम सीपीयू को अगर आवश्यकता होगी तो इस डेटा को हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे, इसलिए इसको ये दोनों कथन सही है। हिट रेशियो इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानक 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की अधिकतम डेटा स्टोरेज क्षमता कितनी हो सकती है? तो देखिए इसका ऑप्शन है 1.2 MB, 1.44 MB, 440 MB, 640 MB और 256 GB। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1.44 MB। अब देखिए इसमें क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क कंप्यूटर के शुरुआती दौर में इस्तेमाल होने वाले एक पोर्टेबल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। यह प्लास्टिक के चौकर आवरण के एक अंदर फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क बनी होती है। अब देखिए यहाँ ये है कि जो जो हमें 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB होती है, यह उस समय टेक्स्ट फाइल और छोटे प्रोग्राम को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से ट्रांसफ़र करने का मुख्य साधन होता है। ठीक है, अब ऑप्शंस पे देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार हम इसके आंसर ढूंढते हैं। तो 1.2 MB पहला ऑप्शन है, तो यह पुरानी या बड़ी 5.25 इंच की फ्लॉपी डिस्क में स्टोर की क्षमता थी। वहीं 640 MB जो सी ऑप्शन है उस पर ध्यान देंगे तो यह CD रोम ऑप्टिकल डिस्क की मानक स्टोरेज क्षमता है। और जो 256 GB है तो यह आजकल फ्लॉपी डिस्क का ज़माना है, तो उसमें इतनी पावर कैपेसिटी होगी। यहाँ ये ध्यान रखिए कि 8 इंच फ्लॉपी जो होगी वो फ्लॉपी होगी 8 इंच की, 5.25 इंच की होगी 1.2 MB, यानी ये हो जाएगा आपको 5.25 में क्या होगा, 5.25 में इंच में यह आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क। फिर 3.5 इंच में 1.44 MB, ये स्टोरेज की टेबल है कि किस इंच में कितना MB स्टोरेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में वास्तविक भौतिक पते के लिए तार्किक पतों का मानचित्रण जो मैपिंग लॉजिकल एड्रेसेस टू फिजिकल एड्रेस की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है एड्रेस बाइंडिंग, स्वैपिंग, पैगिंग, कैच हिट। नाम से ही आपको आंसर मिल गया होगा कि एड्रेस बाइंडिंग ही इसका आंसर है। अब देखिए सीपीयू द्वारा जो प्रोग्राम कोई जब एग्जीक्यूट किया जाता है तो सीपीयू को एड्रेस जनरेट करना होता है, तो उसे लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। इसी को लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। यह एक तरीके का काल्पनिक पता है, लेकिन डेटा वास्तव में जो मुख्य मेमोरी है रैम, फिजिकल एड्रेस में रैम के स्टोर रहता है। देखिए एड्रेस बाइंडिंग जो होती है सीपीयू को सही डेटा तक पहुंचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इन दोनों पतों लॉजिकल और फिजिकल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। इसे एड्रेस बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब अन्य विकल्प क्यों गलत है तो उस पर देखते हैं। जो स्वैपिंग की बात की गई है, यह मुख्य मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क के बीच पूरी प्रक्रिया को इधर उधर स्थानांतरित करने की तकनीक को क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं। अब पैगिंग क्या है, एक ऑप्शन में सी ऑप्शन में देखेंगे पैगिंग है, तो पैगिंग का जो कार्य है यह सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा को समान आकार के ब्लॉक यानी पेजेस में बांटकर मुख्य मेमोरी में लाने की तकनीक को कहते हैं पैगिंग। अब कैश हिट है। तो कैश हिट क्या होता है कि जब सीपीयू द्वारा खोजा गया डेटा कैश मेमोरी में मिल जाता है तब उसे कैश हिट कहा जाता है। यह कोई एड्रेस मैपिंग प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब एक EEPROM यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पूरी तरह से रिक्त एम्प्टी या इरेज्ड होता है तो उसमें मौजूदा सभी डेटा बिट्स किस स्थिति को दर्शाते हैं? पहला ऑप्शन है कि तर्कसंगत O, लॉजिक O 0, तर्कसंगत 1, उच्च प्रतिबाधा यानी हाई इम्पेडेंस। चौथा ऑप्शन है अनिश्चित स्थिति, अनडिफाइंड स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिक 1। अब व्याख्या देख लेते हैं। EEPROM
एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें लिखे गए डेटा को मिटाने के लिए अल्ट्रा वायलेट किरणों का उपयोग किया जाता है। यह डेटा मिटाने के बाद इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। अब देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम एक चीज़ देखेंगे कि यह ई प्रोम में क्या होता है। तो देखिए इसमें यह दिया गया है कि जब यूवी लाइट ई प्रोम चिप पर पड़ती है तो वह चिप के अंदर मौजूद सभी फ्लोटिंग गेट्स ट्रांजिस्टर के चार्ज को हटा देती है। इस डिस्चार्ज अवस्था को डिजिटल भाषा में लॉजिक 1 यानी हाई स्टेट के रूप में पढ़ा जाता है। प्रोग्रामिंग करते समय आवश्यकता अनुसार कुछ बिट्स को लॉजिक ओ में बदला जाता है। अब ऑप्शन ए देखते हैं कि तर्कसंगत ओ जो लॉजिक ओ है यह क्या है। तो यह प्रोग्राम की गई अवस्था यानी प्रोग्राम्ड स्टेट्स को दर्शाता है, रिक्त अवस्था को नहीं दिखाता है। यह दिखाता है कि प्रोग्राम हो चुका है। ऑप्शन सी और डी में देखें तो मेमोरी चिप्स बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर काम करती है। खाली होने पर यह किसी अनिश्चित या हाई इंडिपेंडेंस अवस्था में नहीं जाती है, बल्कि उनका एक डिफ़ॉल्ट लॉजिक स्टेट 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सक्रिय प्रक्रिया प्रोसेस को जगह खाली करने के लिए मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क में अस्थायी रूप से लाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है बूटिंग, दूसरा ऑप्शन है एक्सक्यूशन, तीसरा ऑप्शन है स्वैपिंग और चौथा ऑप्शन है डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं। तो मुख्य मेमोरी का आकार जो सेकेंडरी स्टोरेज है हार्ड डिस्क की तुलना में बहुत छोटी होती है। जब कंप्यूटर में एक साथ कई बड़े प्रोग्राम खोले जाते हैं तो रैम भर जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं इस समस्या को हल करने के लिए उन प्रोग्रामों को हार्ड डिस्क में भेज देती है। ठीक है, जो वर्तमान में अब उपयोग में नहीं होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में लाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। यह स्वैपिंग होती है। इस प्रक्रिया को स्वैप आउट यानी रैम से डिस्क में ले जाना और स्वैप इन डिस्क से वापस रैम में लाना यह शामिल होता है। यह मेमोरी मैनेजमेंट जो पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे कंप्यूटर हैंग होने से बचता है इसमें। तो स्वैपिंग का मतलब होता है कि यह रैम मेमोरी जो है मेन मेमोरी और सेकेंडरी एचडीडी मेमोरी ये दोनों इनपुट और आउटपुट होते हैं। यानी स्वैप आउट हुआ, यहाँ स्वैप इन हुआ, इसी को हम स्वैपिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैश मेमोरी से किसी वर्ड को हटाते समय मुख्य मेमोरी को अपडेट करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है राइट थ्रू या दूसरा ऑप्शन है राइट बैक, तीसरा ऑप्शन है कैश हिट, चौथा ऑप्शन है एड्रेस बाइडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बैक। चूँकि सीपीयू सबसे तेज सबसे पहले कैश में डेटा को प्रोसेस और मॉडिफाई करता है, इसलिए कैश को जो डेटा बदल जाता है, लेकिन मुख्य मेमोरी जो रैम है में पुराना डेटा ही रहता है। इन दोनों के बीच डेटा को एक समान रखने के लिए अपडेटिंग नीतियाँ जो अपडेटिंग पॉलिसी हैं वो अपनाई जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं कि कैश में से जो वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी का अपडेट करने की विधि को क्या कहते हैं। तो राइट बैक कहते हैं। ठीक है, इसी को राइट बैक कहते हैं। अब राइट बैक नीति में जब एक डेटा कैश मेमोरी में रहता है तब तक केवल कैश को ही अपडेट यह करता है ताकि स्पीड तेज रहे। अब मुख्य मेमोरी को केवल तब तक अपडेट किया जाता है जब तक डेटा यानी वर्ड को कैश से एविक्ट यानी हटाया जा रहा है। अब इसमें एक फिगर है तो देखते हैं। तो कैश मॉडिफाइड होती है, रैम अपडेट होता है, ठीक है, राइट बैक होती है। तो इसका एक प्रोसेस होता है। तो कैश मॉडिफाइड इसको वेट करेगा, वेट करने पे डाटा हटाने के लिए कैश मेमोरी को संदेश देगा तो रैम उसको अपडेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी यानी डीएमए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सटीक है। इसके ऑप्शंस हैं कि यह एक तकनीक है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र के दौरान सीपीयू पूरी तरह सक्रिय रहता है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें सीपीयू निष्क्रिय होता है और डेटा ट्रांसफ़र के लिए कोई भूमिका नहीं निभाता। ठीक है,
तीसरा ऑप्शन है कि इसका उपयोग केवल प्राइमरी मेमोरी और कैश के बीच डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। चौथा ऑप्शन है ये तकनीक कंप्यूटर्स की समग्र गति को काफ़ी धीमा कर देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सीपीयू निष्क्रिय होता है और डेटा ट्रांसफ़र में कोई भूमिका नहीं निभाता, यानी इट इज़ टेक्निक वेयर द सीपीयू इज इनएक्टिव एंड प्लेज ऑन रोल इन द डाटा ट्रांसफ़र। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि सामान्य स्थिति में इनपुट और आउटपुट जो उपकरणों जैसे हार्ड डिस्क की मुख्य मेमोरी रैम में भारी मात्रा में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सीपीयू का उपयोग होता है, जिससे सीपीयू अन्य काम नहीं कर पाता। इस समस्या को हल करने के लिए सिस्टम मदरबोर्ड का एक अलग डीएमए कंट्रोलर लगाई जाती है कि ताकि यह सिस्टम कंटिन्यूस काम कर सके। और डीएमए डेटा कंट्रोल को सीधे आईओ डिवाइस से रैम में ट्रांसफ़र कर देता है। यह इस पूरी अवधि के दौरान सीपीयू डेटा ट्रांसफ़र के काम में जो मुक्त होता है वह अन्य गणनाएं यानी कैलकुलेशन कर सकता है इसके वजह से। इसलिए विकल्प बी पूरी तरीके से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाई डेफिनेशन वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए मुख्य रूप से किस ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर्मेट का विकास किया गया है। तो पहला है ऑप्शन सीडी रोम, दूसरा डीवीडी रोम, तीसरा ब्लू रे डिस्क और चौथा है फ्लॉपी डिस्क। तो देखिए हाई डेफिनेशन की बात होगी तो आंसर हो जाएगा ब्लू रे डिस्क। तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी अधिक है ब्लू रे डिस्क की, इसकी 25 GB तक स्टोरेज क्षमता होती है। ठीक है, और वहीं डीवीडी 4.7 GB तक होती है। और लेकिन हाई डेफिनेशन और 4K वीडियो को स्टोर करने के लिए बहुत अधिक क्षमता वाले डिस्क की आवश्यकता पड़ती है जो ब्लू रे डिस्क प्रोवाइड कराता है। सिंगल लेयर की क्षमता होती है ब्लू रे डिस्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी में डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए किस विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी, दूसरा है सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी, तीसरा है फ्लैश टेक्नोलॉजी और चौथा है ऑप्टिकल लेज़र टेक्नोलॉजी। तो सीडी हम मालूम ही है कि ये लेज़र टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इसलिए आंसर डी ऑप्टिकल लेज़र टेक्नोलॉजी हो जाएगा। अब व्याख्या में देखते हैं तो स्टोरेज डिवाइस उनके द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए जो माध्यम के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटी जाती है, जैसे मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और सॉलिड स्टेट। अब यहाँ एक सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क में किस प्रकार का डेटा संग्रह मतलब भंडारण पद्धति होती है, तो यह ऑप्टिकल होती है, प्रकाशीय होती है, लेज़र के द्वारा होती है। यह कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तरह का इस्तेमाल किया जाए तो लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज होता है। डिस्क की सतह पर जो माइक्रोस्कोपिक गड्ढे होते हैं यानी पिट्स बने रहते हैं और समतल हिस्से बनाए जाते हैं। एक लेज़र बीम इन पर डाली जाती है तो सतह से टकराकर लौटने वाले प्रकाश रिफ्लेक्शन के आधार पर कंप्यूटर डेटा को 0 और 1 यानी बाइनरी के रूप में यह पढ़ता है। इसलिए यह ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही दिक्कत हो रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस रैम और डी रैम के बीच मूलभूत परिचालन अंतर क्या है। तो देखिए इसके ऑप्शन है एस रैम रिक्वायर्स कंटिन्यू रिफ्रेशिंग टू होल्ड डेटा वाइल डी रैम डज नॉट। दूसरा ऑप्शन है डी रैम नीड्स टू बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश्ड टू रिटेन डाटा वेयर एज एस रैम डज नॉट। सी ऑप्शन है एस रैम इज नॉन वैलेटाइल वेयर डी रैम इज वैलेटाइल इन नेचर। डी ऑप्शन है डी रैम इज मेनली यूज टू बिल्ड एक्सट्रीमली फास्ट कैश मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए व्याख्या देख लेते हैं तो रैम जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। दोनों ही वैलेटाइल मेमोरी हैं, यानी बिजली बंद होने पर दोनों की डेटा मुक्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ डी रैम और एस रैम में अंतर क्या है। तो डी रैम लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, एस रैम को आवश्यकता नहीं पड़ती है। डी रैम डेटा जो स्टोर करने की कैपेसिटर का उपयोग करता है वह कैपेसिटर समय के साथ अपना चार्ज खो देता है, यानी डेटा 0-1
को बनाए रखने के लिए कंप्यूटर के मेमोरी कंट्रोलर को डी रैम के प्रति सेकंड हजारों बार रिफ्रेश यानी रिचार्ज करना पड़ता है। दूसरी ओर एस रैम जो होता है वह फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करता है। जब तक पावर ऑन है एस रैम बिना किसी रिफ्रेश के डेटा सुरक्षित रखता है, जिसे वह डी रैम से बहुत तेज कार्य करता है। इसलिए विकल्प बी सही है। यहाँ देख लेते हैं, डायनेमिक डी रैम कैपेसिटर लीक्स चार्ज होती है तो नीड्स ये कांस्टेंट रिफ्रेश मांगता है, और एस रैम फ्लिप फ्लॉप पे काम करता है तो ये होल्ड स्टेट किया रहता है या डाटा होल्ड किया रहता है, इसमें रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में निर्माण के समय रोम रीड ओनली मेमोरी में स्थायी रूप से स्टोर किए गए मशीन निर्देश और प्रोग्राम्स को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस है हार्डवेयर, मालवेयर, फर्मवेयर, मिडलवेयर। तो इसके आंसर हो जाएंगे फर्मवेयर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले स्लाइड में कि निर्माण के समय रोम रीड ओनली मेमोरी में स्थायी रूप से डेटा जो स्टोर होता है वो सामूहिक रूप से उसको फर्मवेयर कहते हैं, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। तो यह एक नॉन वोलेटाइल स्थायी मेमोरी है। जब मदरबोर्ड या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे वॉशिंग मशीन, स्मार्ट टीवी कारखाने में बनाए जाते हैं तो उसे चलाने के लिए कुछ बुनियादी या सॉफ्टवेयर चिप के अंदर ही डालना पड़ता है, जिन्हें बाद में आसानी से बदला या मिटाया नहीं जा सकता। तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये काम करता है। अब फर्मवेयर एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को काम करने के लिए बुनियादी निर्देश देता है। इसे फर्मवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक दृढ़ यानी एक फर्म का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। कंप्यूटर का जो वॉइस सिस्टम है वह सबसे अच्छा उदाहरण, क्योंकि वह रोम में ही उसको स्टोर किया जाता है, क्योंकि जब भी ऑन होगा तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन बना के ही इस डाटा का यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी की सटीक कार्यप्रणाली क्या है? तो पहला ऑप्शन है इट इज़ एन ऑनलाइन मेमोरी स्टोर्ड ऑन क्लाउड सर्वर। दूसरा ऑप्शन है इट इज़ पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क दैट इज़ यूज्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ रैम। सी ऑप्शन है कि इट इज़ सेक्शन ऑफ कैश मेमोरी दैट बूट सीपीयू स्पीड। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन है कि इट इज़ स्पेशल वोलेटाइल मेमोरी लोकेट इनसाइड द ग्राफिक्स कार्ड। तो इसका जो वर्चुअल मेमोरी का कार्यप्रणाली है वो बी आंसर सही है कि डिस्क का वह हिस्सा जिसका उपयोग रैम के विस्तार के रूप में किया जाता है। यहाँ वर्चुअल रैम को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। जब तक अपने कंप्यूटर पर कई भारी सॉफ्टवेयर एक साथ खोलते हैं जैसे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर, तो उसकी मुख्य जो रैम पूरी तरह भर जाती है। तो ऐसे में कंप्यूटर क्रैश या हैंग ना होने पाए, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक तकनीक का यूज़ करता है। जब यह ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से, मान लीजिए कि 2 GB की उसकी कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी भर गई है, तो वो उतना ही कैपेसिटी जितना सिस्टम लगाई गई है वह सिस्टम रोम से अटैच कर लेगा, रोम का यूज़ करने लगेगा। तो इसी प्रक्रिया को पैगिंग या स्वैपिंग कहते हैं। इससे जो किसी फाइल को दूसरे में शिफ्ट कर देता है यूज़ करने के लिए, तो पैगिंग या स्वैपिंग इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस डी रैम और डी डी आर रैम के बीच तकनीकी तुलना में कौन सा तथ्य सही है? ऑप्शन है इसके डी डी आर रैम इज एन ओल्डर एंड स्लोअर वर्जन ऑफ एच डी रैम। बी ऑप्शन है डी डी आर रैम कंज्यूम्स मोर पावर कंपेयर टू एच डी रैम। सी ऑप्शन है डी डी आर रैम इज फास्टर देन एच डी रैम एंड यूटिलाइज लेस पावर। चौथा ऑप्शन है एच डी रैम ट्रांसफर डाटा ट्वाइस इन ए सिंगल क्लॉक साइकिल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। अब क्यों होगा उस पर व्याख्या में देखते हैं। तो कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी है यानी मुख्य मेन मेमोरी का मतलब रैम, तकनीकी समय के साथ ये विकसित होती है। पुरानी जो एच डी रैम होती है केवल क्लॉक साइकिल में ही एक किनारे एज पर डेटा ट्रांसफ़र करती थी। अब गति बढ़ाने के लिए डी डी आर डबल डाटा रेट तकनीक का आविष्कार किया गया। अब इसमें डी डी आर रैम में क्या अंतर है, तो वो देखते हैं कि डी डी आर रैम एच डी रैम से अधिक तेज होती है
और कम पावर का उपयोग यह करती है। तो DDR रैम यानी डबल डाटा रेट एक ही क्लॉक जो साइकिल होती है, क्लॉक साइकिल के ऊपर जाते समय राइजिंग एज और नीचे फॉलिंग एज दोनों समय का यह डेटा ट्रांसफ़र करती है। राइजिंग एज और फॉलिंग एज, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि एक DDR रैम डबल डाटा रेट किस तरह काम करता है। इसलिए यह पुरानी HD रैम की तुलना में दोगुनी तेज होती है। साथ ही आधुनिक DDR रैम में जैसे DDR3, DDR4 को कम वोल्टेज पर यह काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो पावर की काफ़ी बचत करती है। तो HD रैम का संरचना देखेंगे तो इस प्रकार है, जो डाटा ऑन अप सिग्नल करता है, यानी सिंगल स्पीड से यूज होता था। वहीं DDR रैम तो हम देखते हैं कि यह डेटा ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी उपयोगी है और इसकी जो इस डाटा स्पीड होने से यह HD रैम से काफ़ी तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बीट प्रति पिक्सल सॉरी, ये चीज़ गलत लिखा है, पिक्सल 16 बीट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में अधिकतम कितने रंग उपलब्ध हो सकते हैं। तो देखिए, इसे पहला ऑप्शन है 1024, दूसरा ऑप्शन है 16384, तीसरा ऑप्शन है 65536, चौथा ऑप्शन है 16777 तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब कंप्यूटर स्क्रीन दिखने वाली छवि को जो इमेज लाखों छोटे छोटे बिंदुओं में मिलकर बनी रहती हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। यह पिक्सल को रंग देने के लिए मेमोरी में जितने बिट्स हैं 01 का उपयोग किया जाता है, जो कलर डेप्थ कहते हैं इसको। अब देखिए यहाँ क्या है कि 16 बिट प्रति पिक्सल डेप्थ वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध हैं। तो 65536 इसके आंसर हैं। अब गणितीय रूप में बाइनरी सिस्टम में जो कॉम्बिनेशन है की संख्या इसमें चलती है 2 की घात, यानी पावर पर यह निर्भर करती है। अगर एक बीट डेप्थ है तो केवल 2 इनवर्स 1 यानी 2 रंग होंगे, ब्लैक एंड वाइट, 2 इनवर्स 1। अब अगर 16 डेप्थ हैं, 16 बिट के डेप्थ हैं, तो उसमें 2 इनवर्स 16 यानी 2 × 2 × 2 16 बार, तो 65536 अलग अलग रंगों के सेट्स उपलब्ध किए जा सकते हैं। इस कलर डेप्थ को हाई कलर डेप्थ भी कहा जाता है। तो ध्यान देखिएगा ये पॉइंट, फार्मूला 2 इनवर्स 16 यानी एक पिक्सल स्टोर्ड यूजिंग 16 पिक्सल होते हैं। और जो कलर की बात की गई है कितने कॉम्बिनेशन, तो 65536 होते हैं, यानी 16 बीट प्रति पिक्सल में। तो इस प्रकार से MCQ समाप्त होते हैं। अब अगले चैप्टर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको सेशन कैसा लगा इस चीज़ को कमेंट कीजिए। सेशन अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।